आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है और पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। और इस तरह से जो कभी खानाबदोश हुआ करता था बाबर, इन्होंने 3 शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क अफगानी सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलटाकर अपना मुगल साम्राज्य, मुगल सल्तनत की नींव रखी। और ख़ास बात यह है कि गुप्त वंश के पश्चात भारत में केवल मुगल साम्राज्य ही ऐसा एक साम्राज्य था जिसका संपूर्ण भारत, लगभग संपूर्ण भारत पर एकाधिकार स्थापित हुआ था। तो ऐसे बाबर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं बाबर की मुगल सत्ता कैसी। उसके पहले हम इनका परिचय करते हैं कि इनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यह उनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और इनका जो स्थान था फरगना राज्य था, अंदीजान नगर, जहाँ जो अभी तुर्कस्तान में है। पिता का नाम मिर्जा उमर शेख, माता कुर्तुल निगार खान। पिता की ओर से यह तैमूर लंग के वंशज थे, तो माता की ओर से यह चंगेज खान के वंशज थे। मिर्जा उमर शेख परगना के शासक थे, उनके पिताजी। और मिर्जा उमर शेख के ससुर थे यूनुस खान मंगोल। समरकंद में उमर शेख के जो चचेरे भाई अहमद मिर्जा वो शासक थे। ताशकंद में उमर शेख का साला महमूद खान शासक थे। जब 1486-87 में यूनुस खान की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद ताशकंद और समरकंद के शासकों ने संयुक्त सेना बनाकर फरगना राज्य को जीतने की कोशिश की 1494 में। लेकिन 1494 में मिर्जा उमर शेख ने संयुक्त सेना का मुकाबला किया और अक्षी किले पर उन्होंने आश्रय लिया और इस तरह से फरगना राज्य को उन्होंने बचा लिया। और जब मिर्जा उमर शेख घर के छत पर कबूतर को दाने डाल रहे थे, उस समय उनकी गिरकर मृत्यु हो गई 8 जून 1494 को। और इस तरह से पिता की मृत्यु के बाद जब बाबर केवल 11 वर्ष 6 माह की उम्र का था, तो वह शासक बन गया। लेकिन मुसलमान अमीर, जिसको सरदार कहते हैं, वो लोग चाहते थे कि बाबर का भाई जहांगीर शासन बने। लेकिन बाबर की दादी, मतलब मिर्जा उमर शेख की माता दौलत एहसान बेगम, जो एक विदुषी महिला थी, इन्होंने बाबर को गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इस तरह से बाबर फरगना का शासक बन जाता है, जो केवल 12 साल का था। यहाँ हम थोड़ा सा बाबर का और परिचय करवा लेते हैं। जैसे कि यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसका ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इन्होंने खुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान के रूप में घोषित किया था। इन्होंने खुद के लिए गाजी, जब खनवा की लड़ाई हो गई थी, उस वक्त इन्होंने अपने को गाजी उपाधि से नवाजा। और इन्होंने गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तुलगमा जो तकनीक होती है युद्ध में लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इनकी जो समाधि है वो काबुल में है। और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुजू के बाबरी। और इन्होंने लड़ाई लड़ी है, जैसे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर को जय मिला था। जैसे कि हमने कह चुके हैं कि बाबर का जन्म छोटी सी रियासत में फरगना नाम के राज्य में 14 फरवरी, ध्यान में रखें, 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और वह केवल 11 वर्ष 4 माह की आयु में ही वह शासक बन गया। और जब वह शासक था, तो उस वक्त भारत आने का निमंत्रण है जो पंजाब का जो सूबेदार है,
दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान, इन्होंने इनको आमंत्रण दिया था कि भारत पर वह आक्रमण करे। तो इस तरह से जब बाबर यहाँ आता है तो पानीपत में इनकी लड़ाई हो जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। भारत पर उसके द्वारा किया गया यह 5वां आक्रमण था, मतलब इसके पहले ही वो 4 बार आक्रमण कर चुका था। और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और विजय प्राप्त करता है। मुगल साम्राज्य की इस तरह से स्थापना हो जाती है। तो बाबर के पानीपत में विजयी होने के कारण क्या है, देखिए यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है जहाँ उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसको तुलुगमा पद्धति बोलते हैं। तो इनका एक कारण था कि इनके पास तोपखाना था और कुशल सेना प्रतिनिधित्व करने के लिए नेतृत्व था और इसीलिए इस लड़ाई में उनको जीत मिली थी। दूसरा कारण है भारत में जब यह लड़ाई हुई तो उस वक्त सर्वप्रथम तोप का प्रयोग बाबर ने किया था और इसीलिए उनको यह सफलता मिली थी। और उन्होंने एक तरीका अपनाया था तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसमें तोपों को सजाने हेतु उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी बोलते हैं, इसका प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस चित्र में तोपों को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई है। जैसे ही पानीपत के युद्ध में विजय मिलता है तो बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान किया था और इसीलिए इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। तो कभी कभी इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास में कलंदर किस व्यक्ति को कहते हैं या कलंदर नाम से किसको जाना जाता है, तो बाबर को कलंदर नाम से जाना जाता है। और कब, जब वो पानीपत की पहली लड़ाई जीत चुका था तो काबुल के जनता को उन्होंने एक एक सिक्का दान दिया था और इसीलिए लोग इसको इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहते हैं। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उन्होंने शासकों को, मतलब सुल्तान कहे जाने की परंपरा को उन्होंने खंडित किया और खुद को अपने को बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया। तो पहले जो सुल्तान होते थे उनके बाद यह मुगल साम्राज्य शुरू हो गया तो वो खुद को बादशाह कहना शुरू कर दिया। बाबर की और एक लड़ाई है जिसमें खानवा की यह लड़ाई है। इसमें पानीपत के युद्ध के बाद बाबर जो है उसको उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और दूसरी ये महत्वाकांक्षा राणा संगा के विरुद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर खानवा नामक स्थान पर हुआ है ये युद्ध। और इसे खानवा की लड़ाई में विजय प्राप्त होने के बाद उन्होंने खुद को गाजी की उपाधि धारण की है, जिसको हम बोलते हैं कि स्लेयर ऑफ इनफिडल, मतलब जो विश्वासघाती या शत्रुओं का विनाश करने वाला कहे जाते हैं। और इस युद्ध में उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया है। तो जिहाद का मतलब क्या है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना, ये उनका ये अर्थ होता है। और इस लड़ाई में, खनवा की लड़ाई में उन्होंने जिहाद का नारा दिया था और खनवा की लड़ाई के बाद ही उन्होंने गाजी की पदवी भी धारण की। मुसलमानों पर लगने वाला जो तमगा कर था, वो जो एक प्रकार का व्यापारिक कर था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। कभी ये ध्यान में रखना, गाजी, जिहाद और तमगा ये शब्द ध्यान में रखना। ये तमगा एक व्यापारिक कर था जो मुसलमानों को देना पड़ता था। राजपूतों के विरुद्ध इस खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा भारत में ही रुकने का निश्चय था। अभी देखिए आगे जाकर क्या होता है कि इस लड़ाई में बाबर को विजय प्राप्त होने के बाद बाबर यहाँ रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या होता है कि अन्य जो स्थानिक शासक होते हैं कि उनको अपना साम्राज्य विस्तार करने में दिक्कतें आती है और इसीलिए बाद में राजपूत और मुगलों के बीच में संघर्ष जारी रहता है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है घाघरा का युद्ध। और यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के जो शासक है मेदिनी राय पर आक्रमण किया है, उसको उन्होंने पराजित किया। और इस तरह से यह विजय होने के बाद उनको मालवा जीतने में और सहायता मिल गई। इसके बाद बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा। इसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को उन्होंने हरा दिया था। तो इस तरह से घाघरा के युद्ध में भी उनको बड़ी जीत मिली। आगे देखते हैं कि बाबर की एक आत्मकथा भी है, जैसे इसके पहले हमें बात कर चुके हैं कि बाबर ने बाबरनामा नामक का एक किताब लिखी है, जिसको तुर्की में तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। और ये बाबर ने ये जो लिखी है, मातृभाषा में लिखी है, चागताई तुर्की इसको कहते हैं, इस भाषा में लिखी गई है। और इस
किताब में बाबर ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण किया है। तो अपने को तत्कालीन भारत को अगर समझना है तो बाबरनामा को हमको पढ़ना जरूरी है। इसका फारसी अनुवाद जो किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। तो ध्यान में रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद किसने किया है, तो आप बता सकते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना। अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है जिसका नाम है श्रीमती बेबरीज। तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? श्रीमती बेबरीज। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। बाबर की आत्मकथा के बारे में अगर बोलते हैं तो उसमें बाबरनामा में कृष्णदेव राय जो तत्कालीन विजयनगर का शासक था वो और बाबर का समकालीन था और भारत का शक्तिशाली राजा कहा है बाबर ने अपने बाबरनामा में। तो विजयनगर के शासकों की उन्होंने तारीफ की है। साथ ही में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं में मेवाड़ और विजयनगर का ही उन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरह से मेवाड़ और विजयनगर राज्य शक्तिशाली थे उस वक्त, जो बाबर ने उनकी किताब में नमूद किया है। बाबर की अन्य रचना भी है, जैसे बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की है जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। और अन्य काव्य संग्रह है जो तुर्की भाषा में है, दीवान है, उसका भी उन्होंने संकलन करवाया है। और बाबर ने एक विशिष्ट प्रकार की पद्य शैली का विकास किया है जिसका नाम है मुबैयान। यह पद्य शैली भारत में विकसित करने का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर द्वारा कुछ निर्मित मस्जिद भी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बाबर ने संभल और पानीपत में मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। और बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इन्होंने अयोध्या में मंदिरों के बीच में 1528 से 1529 के बीच में एक बड़ी मस्जिद ने निर्माण की है जिसको हम आज बाबरी मस्जिद कहते हैं, जो बहुत ही विवादास्पद रह चुकी है। बाबर के पुत्र, बाबर का परिवार की बात करते हैं तो बाबर के 4 पुत्र थे, जैसे एक हिंदाल, कामरान, अस्करी, हुमायूं ये, और सबसे बड़ा हुमायूं था। और इसीलिए बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को ही अगला मुगल बादशाह घोषित किया गया है। बाबर की मृत्यु की बात करते हैं तो बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण करवाया था जिसे नूर ए अफगान कहा जाता है और आज हम उसको आराम बाग के नाम से जानते हैं। और इस बाग में 4 बाग शैली का प्रयोग किया है। 4 बाग शैली का मतलब होता है कि जिस प्रकार से ऐसी रचना होती है उसकी, तो और इसीलिए इसको 4 बाग कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे 4 बाग की ऐसी स्क्वायर में दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको 4 बाग रचना कहते हैं। और यहीं पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को, तो यही उनको दफनाया जाता है। कुछ समय के बाद उसकी बाबर की इच्छा थी कि उसका शव उसके चुने गए स्थान पर यानी काबुल में ही दफनाया जाए, और इसीलिए कुछ समय के बाद बाबर का शव निकालकर उसके द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर मतलब काबुल में दफनाया गया था। तो इस तरह से बाबर की जो समाधि है या उसको टोम बोलते हैं वह काबुल में है। यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं जिसका हम परिचय कर सकते हैं, जैसे है खानाबदोश है। खानाबदोश मतलब ऐसा समुदाय होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहता है, घूमता रहता है, उसको हम बोलेंगे खानाबदोश। तो ये शुरू में मतलब कि बाबर क्या था, खानाबदोश ही था, क्योंकि जो काबुल से भारत तक आता है तो खानाबदोशी के तौर पर आता है। जिहाद बोलते जैसे मतलब इस्लाम की रक्षा करने के लिए जाने वाले कुछ धर्म युद्ध को हम बोलते हैं जिहाद। तो इस तरह से हम बाबर का यहाँ परिचय कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसके बाद के जो बादशाह है, मुगल बादशाह है, उनका परिचय करेंगे।